वेलकम टू क्लास नंबर 20। ये हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की चौथी और आखिरी क्लास है। तो पिछली 3 क्लासेस में हमने देखा प्रेजेंट टेंस के अंदर हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, फिर पास्ट टेंस में कैसे बनाते हैं और फिर फ्यूचर टेंस में हम कैसे बनाते हैं। अब आज जो हमारे बचे हुए स्ट्रक्चर्स हैं पैसिव के, उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो आज जो पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स के साथ। मॉडल्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अगेन अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं इसे एक बॉक्स में डाल देता हूं। पहला वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है एक्टिव वॉइस का। दूसरा वाला स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में अगेन सब्जेक्ट पहले आता है, बाद में जो भी हमारे वर्ब वगैरह रहते हैं और आखिरी में ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था उसे हम आगे लिख लेंगे, फिर बीच में हमारा वर्ब आएगा विथ थर्ड फॉर्म में, और बाद में हम सब्जेक्ट को लिख भी सकते हैं या ओमिट भी कर सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से अगर समझें, यू शुड टेल भूषण द एक्साइटिंग न्यूज। तो यहां पे यू शुड टेल भूषण द एक्साइटिंग न्यूज। यू हमारा यहाँ का सब्जेक्ट है, शुड ये हमारा यहाँ पर मॉडल आ गया। तो पहले की जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे वहां पर इस तरह के मॉडल नहीं आ रहे थे, सिंपली हम अपना सब्जेक्ट ले रहे थे, वर्ब ले रहे थे, ऑब्जेक्ट ले रहे थे और बाकी रेस्ट ऑफ द हमारा सेंटेंस था। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में जैसे कि जहां पर मॉडल्स इंक्लूड होते हैं, यू शुड टेल भूषण द एक्साइटिंग न्यूज, तो यहाँ पे शुड वाला पार्ट आ रहा है। शुड, मस्ट, विल। मॉडल्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम अपने वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में। तो अगर इसे देखें, पहला वाला स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, मॉडल हमारा शुड है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वो आ गया टेल। फर्स्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा भूषण, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो पहला वाला हमारा जो सेंटेंस है ये है एक्टिव वॉइस में। अब इसका हमें बनाना है पैसिव। तो जो भूषण जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, वो अब आ जाएगा आगे, जैसा कि यहाँ पैसिव में आ रहा है। फिर मॉडल एज इट इज रहेगा। मॉडल में हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, एक्टिव में भी वही रहेगा, पैसिव में भी वही रहेगा। फिर बी आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो यहाँ पे टेल था, उसका हमने थर्ड फॉर्म लिखा टोल्ड, फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो ये हमने देखा मॉडल्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अगर देखें ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसा हमने पहले देखा था बिल्कुल वैसा का वैसा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। मॉडल जो आ रहा है सिंपली उसमें भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ वही हमें लिख देना है, इसमें कोई चेंज होगा भी नहीं, है ना। दूसरा जो टेंस है वो है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में मॉडल्स किस तरह से यूज होंगे, अगेन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। इस वाले स्ट्रक्चर को मैं डाल देता हूँ बॉक्स में। पहला वाला है हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा वाला स्ट्रक्चर है हमारा पैसिव वॉइस का। अब इसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द मैनेजर शुड हैव गिवन दिनेश मोर टाइम। तो शुड हैव गिवन इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस का हमारा क्वेश्चन है या सेंटेंस है। अब इसे हम स्ट्रक्चर से मैच करते जाते हैं। तो पहले आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, तो द मैनेजर हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर मॉडल कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो अगेन शुड यहाँ पे हमारा मॉडल यूज हो गया। हैव दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, हम परफेक्ट टेंस की क्योंकि अब बात कर रहे हैं। वर्ब का परफेक्ट टेंस में वर्ब कैसा थर्ड फॉर्म में ही रहता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। तो यहाँ पे गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है, फिर हमारा आगे लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि है दिनेश। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस में। अब इस सेंटेंस को, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें बनाना है पैसिव वॉइस में। तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट था, जैसा कि हमारे यहाँ पे दिनेश था, वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा दिनेश। फिर मॉडल एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पर शुड था तो यहाँ पर भी शुड रहेगा। हैव भी यहाँ पे हमें दिखेगा, और जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट टेंस को तो हमें हमेशा वहाँ पे बीन दिखता ही दिखता है। तो बीन भी यहाँ पर हमें दिखेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही था, तो गिवन भी यहाँ पे एज इट इज आ जाने वाला है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस को कैसे पहचानते हैं, बीन से। अगर कंटिन्यूस टेंस होता तो वहां पे हम किससे पहचानते हैं, बीइंग से, है ना। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं, तो अब इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तीसरा है हमारा मॉडल्स इन कंटिन्यूस टेंस। तो जैसा हमने फ्यूचर के लिए देखा था, वहां पर भी कंटिन्यूस टेंस पॉसिबल नहीं हो रहा था, उसी तरह से मॉडल्स में भी कंटिन्यूस टेंस पॉसिबल नहीं होता है फ्यूचर वॉइस के लिए। तो एक चीज हमें अब यहां पर भी कम पढ़नी पड़ेगी।
अब हम देखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो अभी तक ऊपर वाले जितना हमने पढ़ा उसमें कवर नहीं होते हैं। कुछ अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनके हमें पैसिव बनाने के लिए कुछ अलग अलग रूल्स को फॉलो करना पड़ता है या अलग अलग स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पैसिव स्ट्रक्चर्स, अदर इंपॉर्टेंट पैसिव स्ट्रक्चर्स। पहला आएगा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस ये हम ऑलरेडी अपने बेसिक में कवर कर चुके हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस उस तरह के सेंटेंस होते हैं जो कुछ ना कुछ करने के लिए आपको बोल रहे होते हैं। कुछ ऑर्डर दिया जा रहा होता है, कुछ रिक्वेस्ट की जा रही होती है, कुछ भी आपको ऐसी एक्टिविटी हो जो करने के लिए कही जा रही होती है। जैसे यहाँ पे शट द विंडो, खिड़की बंद करने के लिए कहा जा रहा है, या शट द डोर, या फिर गो अवे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में 3 सब कैटेगरी या 3 केसेस होते हैं पैसिव बनाने के। पहला होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट हो, तो उनका हम पैसिव किस तरह से बनाएंगे? जैसे आपके पास एग्जांपल है शट द विंडो, तो ये आपका एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है। इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। चाहे तो आप ये वाला पहला स्ट्रक्चर फॉलो करिए, चाहे आप दूसरा स्ट्रक्चर फॉलो करिए। ये दोनों पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर हैं, ये पहला, ये दूसरा। अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो शट द विंडो का पैसिव बनेगा लेट द विंडो बी शट। तो लेट आपका पहले दिखा यहाँ से, फिर आएगा ऑब्जेक्ट द विंडो, यहाँ पे द विंडो जो है ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म शट। ये हुआ जब हम पहले वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो वहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन या कोई और सुटेबल वर्ब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा मीनिंग सेंटेंस है उसमें मीनिंग हमें क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस है कि शट द विंडो। अब अगर ये प्लीज शट द विंडो होता तब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पे शट द विंडो सीधा कहा जा रहा है कि आप खिड़की बंद करो, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर को यूज़ करेंगे। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा? यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये वाला वर्ब है ये V1 में ही रहने वाला है। तो वर्ब का ऐसा कौन सा वर्ब है जो फिर थर्ड फॉर्म में आएगा? क्योंकि पैसिव वॉइस में तो जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो जो थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। जैसे ऑर्डर को आपने ऑर्डर्ड कर दिया, रिक्वेस्ट को आपने रिक्वेस्टेड कर दिया, फॉरबिडन को आप फॉरबिड को आपने फॉरबिडन कर दिया। तो जो थर्ड फॉर्म है वो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। बी का फॉर्म भी आपको दिख रहा है और थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ब जो हमारी वर्ब है मेन वर्ब है वो 2 + V1 फर्स्ट फॉर्म में आपको लिखनी है। तो थर्ड फॉर्म हम कौन सी वर्ब को लिखेंगे? जो हम यहाँ स्ट्रक्चर से ले रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, तो आर ऑर्डर्ड ये वाला जो पार्ट है इसने सेंटेंस को पैसिव बना दिया। फिर टू शट द विंडो, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आएगा, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमने पहले नहीं देखे हैं। पहले जो हमने 3 क्लासेस देखी वहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा था। ये स्पेशल केसेस हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं जिन्हें हम एक एक करके नीचे देखेंगे। अब इन्हें याद रखने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप स्ट्रक्चर्स में डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाने वाले हो। तो आप नोट्स बनाओ, एक एक उसका आप एग्जाम्पल लिखो ताकि आपको स्ट्रक्चर को पहचानने में आपको आसानी हो। उसके बाद 2-3 बार की प्रैक्टिस में आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। प्लस आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो वो तो एक उसमें 4 ऑप्शंस तो आपको दे ही रहेंगे, आपको सिर्फ पहचानना है। तो जब हमें गिवन ऑप्शंस के साथ पहचानना होता है तब हमें मेहनत कम लग रही होती है। अगर आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ना हो के सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती, मतलब उसमें आपको ऑप्शंस नहीं दे रहे थे, आपको आंसर लिखना होता, तब आपको प्रॉब्लम फेस होती। लेकिन हमें पता है ना कि हमारे पास आंसर तो स्क्रीन में दिया ही रहने वाला है, हमें सिर्फ पहचानना है। तो अपनी प्रिपरेशन को भी आप उस तरीके से करिए, जो आपकी स्किल्स होनी चाहिए वो उस तरह की डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखिए, उनके रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स को देखिए। 2-3 बार जब आप इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, प्लस जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप डेफिनेटली आराम से इन चीज़ों को पहचानने लगेंगे। बिल्कुल एक्टिव पैसिव बिल्कुल एक मैथ्स की तरह काम करता है ना, एक फिक्स स्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं उसी के हिसाब से चल रही होती है। कहीं कोई एक्सेप्शन आपको कहीं पर भी नहीं दिखा होगा। स्ट्रक्चर्स हैं वही के वही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉलो होते जाने, इसलिए ये स्कोरिंग है। एक्टिव पैसिव वॉइस स्कोरिंग है। स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, बस। दूसरा हमारा केस बनेगा इंपेरेटिव सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट का। जैसे एग्जांपल है हमारा गो अवे, तो अगेन ये हमारा एक्टिव वॉइस का
सेंटेंस है, इसे हमें बनाना है पैसिव वॉइस में। इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो ये वाला रहेगा पैसिव वॉइस के लिए। अब आप ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला सेकंड वाला स्ट्रक्चर आप देखेंगे बिल्कुल एज इट इज सेम है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर को अगेन हमें फॉलो करना है। जो थर्ड फॉर्म रहेगा वो ऑर्डर या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन या और भी कोई सुटेबल वर्ब होगा उससे हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। अब यहाँ पे है गो अवे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, किसे कहा जा रहा है वो क्लियर नहीं है, कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। पहले हम मीनिंग देखेंगे, गो अवे, क्या ये रिक्वेस्ट की जा रही है या ये कुछ करने से रोका जा रहा है या ये ऑर्डर दिया जा रहा है। तो गो अवे से ये सेंस आ रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम जाओ यहाँ से, तो हम ऑर्डर को लेके फिलहाल चलेंगे। तो इसका जब हम पैसिव बना रहे हैं तो वो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड। ये वाला पार्ट तो एज इट इज हमने स्ट्रक्चर से उठाना है, और ये जो आर और ऑर्डर्ड है ये हमारा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पैसिव फॉर्म होना चाहिए उसको सेटिस्फाई कर देगा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू गो, और फिर ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहने वाला है, इसे आप यहाँ से हटा दीजिए। ये था हमारा टोटल यहाँ पे इसे पैसिव कन्वर्ट करने का तरीका। तो यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन टू गो अवे। थर्ड है हमारा मॉरल सजेशन। अब मॉरल सजेशन में क्या कवर होगा, जैसे ये एग्जांपल है आपका एक्टिव वॉइस में, इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, तो एक सजेशन सा है और मॉरल सजेशन टाइप है। कोई भी सजेशन का हो आपको यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। हेल्प द पुअर, हेल्प जो है वो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, किसकी हमें हेल्प करनी है, पुअर की हेल्प करनी है, तो द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे हम शुड को यूज करते हैं जो कि आपको स्ट्रक्चर का पार्ट है यहाँ पे दिखेगा, प्लस बी का फॉर्म बी और वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो जब मॉरल सजेशन हो जैसे कि हेल्प द पुअर, तो उसे कन्वर्ट करने का तरीका होता है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमने तीनों चीजें कवर कर ली अपने इंपेरेटिव सेंटेंस की, चाहे विदाउट ऑब्जेक्ट का आपका सेंटेंस हो, विथ ऑब्जेक्ट का सेंटेंस हो, चाहे विदाउट ऑब्जेक्ट का हो, या फिर एक सजेशन देने वाला आपका सेंटेंस हो। ये तीन तरह या चार तरह के स्ट्रक्चर हैं जो आपको फॉलो करने हैं उसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है क्वेश्चन सेंटेंसेस का। अब बीच बीच में हमने पिछली क्लास में एक दो जगह हमने देखा था क्वेश्चन सेंटेंस को हमने किस तरह से कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हम उसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे भी तीन तरह के केस बनेंगे। पहला रहेगा नॉन WH फैमिली का। अब ये WH फैमिली क्या है, अगर आपने बेसिक वाली क्लास देखी है तो क्वेश्चन सेंटेंसेस वाली, तो वहाँ पे बताया गया था WH फैमिली के कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। टोटल 9 तरह के WH फैमिली में क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो है विदाउट WH फैमिली का, जिसमें व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, हु, इस तरह की जो हमारे वर्ड्स हैं वो यूज नहीं होते हैं, तो नॉन WH फैमिली के वर्ड्स हैं। तो हम बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब दैट गोज विद द ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से जो सेटिस्फाई किसे करेगा, ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल से आप इसे समझिए, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो ये जो सेंटेंस है वो है हमारा एक्टिव वॉइस में। अब ये हैव यू ब्रोकन द ग्लास, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टेंस चल रहा है, तो यहां पर हैव आपको दिखा और ब्रोकन आपको दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा और हैव के साथ है तो सिंपल सी बात है, ब्रोकन आपको थर्ड फॉर्म दिखा तो परफेक्ट टेंस हो गया, हैव दिख रहा है मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस हुआ। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो हेल्पिंग वर्ब से हमें स्टार्ट करना होता है, ठीक है, तो हैज से आप देखिए यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, हैज द ग्लास बीन, हमें पता है परफेक्ट वाले टेंसेस में हम बीन को यूज करते ही करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो ब्रोकन है। अगेन बाय यू, तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट किससे हो रहा है, हैज से, और हैज जो है वो WH फैमिली में नहीं आता है, इसलिए ये नॉन WH फैमिली के से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस है।
अगेन ये जो हमारा वर्ब है, सॉरी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे हैव आया और यहाँ पे हैज़ आया, ऐसा अलग अलग क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, द ग्लास हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द ग्लास के लिए हम यहाँ पे हैज़ यूज करेंगे ना कि हैव द ग्लास बीन ब्रोकन, ऐसा आप यूज करेंगे क्या? नहीं। तो द ग्लास जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से। और हमें पता है कि जब हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं तो इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे नाउन होता है वो बाद में आता है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये पहले दिखा और जो नाउन था वो बाद में आया, तो ये होता है इन्वर्टेड फॉर्म। इसकी भी हम पहले बात कर चुके हैं कई बार। तो ये बात हुई नॉन WH फैमिली की। अब हम आते हैं WH फैमिली पे। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि WH फैमिली में ब्रॉडली 9 तरह के वर्ड्स होते हैं। उनमें से हु और हुम इन दोनों को आपको छोड़ देना है, उसके लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। हु और हुम के लिए हम थर्ड केस में जाएंगे, ठीक है। तो WH फैमिली के वो 7 तरह के वर्ड जिनमें हु और हुम नहीं आएगा। अब क्या आएगा, वाई, वेयर, ठीक है, विच, इस तरह की जो भी वॉट, इस तरह की जो भी वर्ड्स रहेंगे उन्हें हम कंसिडर करेंगे सेकंड वाले हमारे केस के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस है वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में। तो आप देखेंगे वाई से हमारा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, तो ये WH फैमिली के क्वेश्चन है। वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन, वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, तो कैसे बनेगा? अगेन जो हमारा जिस वर्ड से ये शुरू हो रहा है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, वहां तक हमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसे अगर मैं यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस मुझे आपको क्योंकि यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एक्टिव में हमारा वाई था, पैसिव में भी हमारा वाई रहने वाला है। अब जो आगे वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली जैसा हमने यहाँ पे देखा था वही चीज को ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पे था हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन, तो उसका क्या चेंज हो जाएगा? आप देखेंगे विंडो पैन, विंडो पैन यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वही ऑब्जेक्ट हमारा पहले आने वाला है स्ट्रक्चर के हिसाब से, और इसके पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। तो ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से होगा? ये हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। इसलिए यहाँ पे हम हैव नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे हैज लिख रहे हैं। द विंडो के साथ हैज आएगा ना कि हैव आएगा, इसलिए हैज द विंडो पैन बीन ब्रोकन बाय यू। अब ये कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। तो ये जो डॉटेड के बाद वाला पार्ट है ये बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट जैसा चलेगा। डॉटेड के पहले वाला जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो हमारा WH फैमिली का वर्ड रहेगा एज इट इज उसे हम पैसिव वॉइस में भी कॉपी कर देंगे। तीसरे केस में हम चलेंगे, अब WH फैमिली यहां पर भी है लेकिन हु और हुम को देखेंगे। इन दोनों को हमने यहाँ पे एक्सेप्शन में डाला था क्योंकि इसके लिए हमें अलग से रूल देखना था, तो वो रूल ये रहा अब हमारे सामने। पहला केस है हमारा हु रोट द पंचतंत्र। तो पंचतंत्र एक किताब है, ये सेंटेंस हुआ हमारा टोटल एक्टिव वॉइस में। हु रोट द पंचतंत्र, इसे हमें अब पैसिव में कन्वर्ट करना है, और आप देखेंगे यहाँ पे हु से हमारा क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली का जो वर्ड है वो WHO हु से स्टार्ट हो रहा है। इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, चाहे आप पहला वाला चूज करिए चाहे आप दूसरा वाला चूज करिए, दोनों तरीके से आप इसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय हुम वॉज द पंचतंत्र रिटन बाय, ये भी सही तरीका है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, या हु वॉज द पंचतंत्र रिटन बाय, इस तरीके से भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे था रोट और यहां पे आप देखेंगे रिटन, यहां पे अगेन थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये दो तरीके हैं हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के। ज्यादातर आपको बाय हुम टाइप स्ट्रक्चर कई जगह आपको एग्जाम्स में भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा, पर सेकंड वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, हु वॉज द पंचतंत्र रिटन बाय। तो चाहे इस तरह का सेंटेंस दिया हो या इस तरह का सेंटेंस दिया हो, दोनों पैसिव वॉइस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अब हम हुम को देखेंगे। ये पहला है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो ऊपर देखा हमने हु को, अब हम देख रहे हैं हुम को। हुम हैव यू इनवाइटेड, तुमने किसे इनवाइट किया है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये होगा हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। तो आप देखेंगे यहां से हुम था, यहां पे अब हमने हु यूज किया, हैज बीन इनवाइटेड बाय यू।
ये स्ट्रक्चर बन गया अब हमारा पैसिव वॉइस का। तो अगर हु हो तो हम इस तरह से बनाएंगे उसे, बाय हुम वॉज द, जो भी फिर आपके सामने यहाँ पे दिया होगा, जैसे यहाँ पे पंचतंत्र है तो बाय हुम वॉज द पंचतंत्र रिटन बाय। अगर हुम वाले स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि हुम हैव यू इन्वाइटेड, तो उसका पैसिव हम बनाएंगे हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय यू। तो इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉलो हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम किस तरह का पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आज वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रखनी होती है, और कोई तरीका नहीं इसे पढ़ने का या इसे सॉल्व करने का। स्ट्रक्चर देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि पैसिव कैसा बनेगा। ये कब बनेगा? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को देख कर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप चीज़ों को सीखते जाइए एक के बाद एक, ताकि आपको पता रहे कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, कहाँ हमने किस चीज़ को छोड़ा है, कहाँ पे फिर उसे हमने कवर किया है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर नोटिस करनी है। प्लस जब आप नोट्स बनाएं तो इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए एक कॉपी में अच्छे से। फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जब भी आपको उससे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो अपने नोट्स को आप रेफर करिए। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, नोट्स रेफर करेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर नोट्स रेफर करेंगे, तो आपका जो एक लिंक है ना क्वेश्चन के साथ, वो बनना शुरू हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स आपको एग्जैक्टली दिखने लग जाएंगे। आप जब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे ना, आप देखते टिक मारना शुरू करेंगे। इतनी लेवल ऑफ प्रैक्टिस बहुत आसानी से बन जाती है, एटलीस्ट एक्टिव पैसिव में तो। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो भी हम आगे देखेंगे, ये पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन सॉल्व करने में ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है आपको कि यार इतने सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं कैसे करेंगे। बस आप लिखते जाइए, आप बिल्कुल अच्छे नोट्स बना लीजिए, जैसा जैसा बताया जा रहा है आप नोट्स बनाते जाइए। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ये आप खुद फील करेंगे। अब हम चलते हैं इन्फिनेटिव वाले पार्ट में, कि इन्फिनेटिव जब हो किसी सेंटेंस में तब हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरह का है, 2 + V1 रहेगा, ये रहेगा हमारा एक्टिव वॉइस में, और 2 + B + V3, ये तो आपको दिख ही रहा है B + V3, तो ये पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल से हम इसे डायरेक्ट समझते हैं। यू आर टू राइट इट इन इंक, तो आप देखेंगे जो हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव की, 2 + V1 वो ये रहा, टू राइट। इन्फिनेटिव क्या होता है ये भी हम पहले देख चुके हैं अपने वर्ब के, जब हमने 6 फॉर्म देखे थे। तो 2 के बाद जो वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है 2 + 1 V1, जैसे टू राइट, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे टू ईट, ये सब कहलाते हैं हमारे इन्फिनेटिव्स। ये था हमारा एक्टिव वॉइस में, इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो किस तरह का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, उसमें 2 + B + V3 आएगा, और इट से हम उसे स्टार्ट कर देंगे। इट इज टू बी रिटन इन इंक, टू बी रिटन, ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये इट इज और फिर बाद में, ये सब चीज़ें आपको स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो जब भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखे, आपको पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नोट्स बनाने इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना नोट्स बनाए सिर्फ देख देख के अगर आप सोचेंगे कि आप सीख लेंगे, तो डेफिनेटली आप 1-2 दिन में बिल्कुल डेफिनेटली आप भूल जाने वाले हो, है ना। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी। दूसरा एग्जाम्पल, द लेडी गेव मी एन एप्पल टू ईट। अब यहाँ पे कैच है, क्या कैच है, 2 + V1 आपका आ तो रहा है टू ईट, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब हम कंसिडर करेंगे ना, वो गेव को करेंगे। इसलिए टू ईट को हम यहाँ पे टू बी ईटन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, टू ईट ही रहने वाला है। चेंज कैसे होगा पैसिव में, तो हम इस गेव के साथ इसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो द लेडी गेव मी, तो आप देखेंगे लेडी जो थी वो सब्जेक्ट है हमारी एक्टिव में, वर्ब है हमारा गेव, ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो मी का जब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे तो उसका आई लिखेंगे, है ना। आपको पता है जब ये किस फॉर्म में है, अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे आई लिखते हैं। फिर बी का फॉर्म आना चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए पैसिव बनाने के लिए। तो वॉज भी दिख गया, गिव का आपने गिवन कर दिया, गिव एन एप्पल, बाय द लेडी आपका सब्जेक्ट आ गया, और जो ये टू ईट था इससे आप एज इट इज यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये बन गया आपका पैसिव। तो ये था हमारा एक तरह का, ये है हमारा दूसरी तरह का। पहले वाले में हम टू राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो मेन वर्ब का जो काम कर रहा है वही आपका ये इन्फिनेटिव काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब का काम कर रहा है वो गेव कर रहा है। टू ईट जो है वो आपका मेन वर्ब का काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसे नहीं चेंज करते हैं। हम चेंज करते हैं हमेशा अपनी मेन वर्ब को।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा एक्सेप्शन आया है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको इन्फिनेटिव जैसे आपको वर्ब्स दिखें, तो अगर वो इन्फिनेटिव वाला वर्ब मेन वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है तो उसे आप इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। अगर उसकी जगह कोई और वर्ब है जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, तब आप टू इट को, उस इन्फिनेटिव को ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी। दूसरा, हैव हैज हैड के साथ जब 2+V1 आपको दिखे तो सेंटेंस कैसा दिखेगा? यू हैव टू चूज अ डिपार्टमेंट। तो आप देखेंगे हैव भी दिखा, टू चूज, हैव और फिर यहाँ पे टू और फिर आपका वर्ब है चूज। हैव हैज हैड तीनों में से कोई भी आ सकता है। एग्जाम्पल में हैव मैंने यहाँ पे लिया है। ये है आपका एक्टिव वॉइस में, इसे हमें बनाना है पैसिव वॉइस में। यू हैव टू चूज अ डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे अ डिपार्टमेंट हैज टू बी चोजन बाय यू। हैज एज इट इज रहा, टू और फिर बी बीच में आपका आ गया बी वाला फॉर्म और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म चोजन बाय यू। तो ये तरीका हुआ, जब भी आपके इन्फिनेटिव के पहले हैव हैज या हैड आए तो उसे आप किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अ डिपार्टमेंट हैज टू बी चोजन बाय यू। फिर आएगा हमारा वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। अब ये अगेन एक स्पेशल केस है। कैसे? रोज स्मेल्स स्वीट, तो अगेन ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक्टिव वॉइस है। अब बात क्या है कि वर्ब जो है उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये स्मेल्स क्या है हमारा? वर्ब है, और स्वीट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। तो जब भी इस तरह के केस बनेंगे तब हम इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप देखिए पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। रोज स्मेल्स स्वीट, ये आपका एक्टिव वॉइस। अब जब आप इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, अगेन ध्यान रखना है वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है, स्मेल के बाद आपका स्वीट आ रहा है। रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है पैसिव में कन्वर्ट करने का, है ना। अब आप देखेंगे कोई डेफिनेट रूल जैसा नहीं था, लेकिन ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं। एक और एग्जांपल से आप देखिए, दोज ग्रेप्स टेस्टेड सॉर। टेस्टेड आपका यहाँ पे क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है, और सॉर आपका क्या है? एडजेक्टिव है ना। वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो अगेन हम कैसा स्ट्रक्चर करेंगे? दोज ग्रेप्स वर सॉर व्हेन दे वर टेस्टेड, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। ये था एक्टिव वॉइस। तो जब भी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो हमें इस तरह से उसे पैसिव बनाना रहता है। तो अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ऐसे एज इट इज याद रख पाएंगे, लेकिन जब ऑप्शन में आपको दिखेगा कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है और ऑप्शंस में जब आपको इस तरह का सेंटेंस दिखेगा तो आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ, वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो कुछ इस तरह के अजीब से सेंटेंसेस बनते हैं उसके पैसिव फॉर्म में, है ना। ये तरीका है इसे याद रखने का। अगेन इस तरह के जब एग्जाम्पल्स आपको और दिखेंगे तो चीज़ें आपकी और पक्की होती जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ आपको एक मेहनत करनी है, ये वीडियो देखना है और इस पर बेस नोट्स आपको बना लेना है। स्ट्रक्चर लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए और हेडिंग डाल दीजिए कि अब यहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है ना। तो जो भी आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाइए, जितना आप उसमें एरो लगा सकते हो, जहाँ जितना आप उसमें आपस में उसे कनेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ करिए। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप बिल्कुल, अगर आपने लिखने में उसमें आधा घंटा लगाया है तो उसे पढ़ने में आपको 10 मिनट लगनी चाहिए, 5 मिनट लगनी चाहिए। इतने अच्छे आपके नोट्स होने चाहिए, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं होता कि जैसा आपको बताया गया है, दिखाया गया, आप एज इट इज उसे उतार लें। नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट में उसे बेस्ट तरीके से लिख लेना ताकि आपको याद रहे, है ना। अब कुछ वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं जो कि हैं लेट, बिड, हेल्प, मेक। अगेन ये स्पेशल वर्ब्स हैं, इनके साथ भी कुछ अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो भी हमें एक एक करके देखने पड़ेंगे। पहला है हमारा लेट देम प्ले, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब स्ट्रक्चर हमारा लेट से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव वॉइस में, इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है दे मे बी अलाउड टू प्ले, ये हो गया पैसिव वॉइस। बी और अलाउड, आप देखेंगे यहां पे ये सारे वर्ड्स आ भी नहीं रहे हैं लेकिन एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव बनाने के लिए हमें और उसमें स्ट्रक्चर्स में चीजें ऐड करनी पड़ रही है ना। तो कोई यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न जैसा फॉलो नहीं हो रहा है, ये तरीका ही है इसे बनाने का। इस तरह के और भी जब सेंटेंस बनेंगे एक्टिव वॉइस में तो उन्हें भी आप इस तरह से ही फ्रेम यहाँ पे करेंगे। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे सेंस कुछ अलग सा आ रहा है, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो, है ना। दूसरा, अगर ये वाला अगर आप देखें लेट अस हेल्प द पुअर,
अगेन ये भी आपका एक्टिव वॉइस है, लेकिन ऐसा हम ऊपर सेंटेंस देख चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सजेशन जैसा आपको दिया जा रहा है कि लेट अस हेल्प द पुअर। इसका तो हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं ऊपर कैसा बना था, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। शुड दिखता है आपको, और फिर बी और हेल्प का थर्ड फॉर्म बना देते हैं आप हेल्प। तो ये तो था आपका जब आप सजेशन दे रहे होते हैं। कई बार होता है कि आप लेट देम प्ले, एक रिक्वेस्ट काइंड ऑफ आप यहाँ पे कर रहे हैं कि उन्हें खेलने दो। तब आप यहाँ पे सेंटेंस क्या बना रहे हैं, दे मे बी अलाउड टू प्ले, दे मे बी अलाउड टू प्ले, है ना। तो एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट जैसा था यहाँ पे सेंस था, इसलिए हमने इस तरह का सेंटेंस उसे बनाया। इसलिए कई तरह के कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहेंगे जिन्हें पैसिव बनाने में प्रॉब्लम हमें फेस होती है, लेकिन विथ ऑप्शंस हमें आइडेंटिफाई करना उन चीज़ों को आसान रहता है, अगर हम पहले से थोड़ा सा पढ़ के जाएं कि हाँ इस तरह के वेरिएशंस आते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बहुत सारे जितने वेरिएशंस हो सकते हैं वो सारे वेरिएशंस एक एक करके मैं बता देना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब लेट, बिड, हेल्प, मेक, ये 4 वर्ब्स की हमने ऊपर बात करी थी। एक्टिव वॉइस में अगर ये होंगे, अगर ये 4 वर्ड्स एक्टिव वॉइस में होंगे तो उसके बाद क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन अगर ये वर्ब्स जो हैं वो लेट के अलावा अगर बिड है, हेल्प है, मेक है, ये अगर पैसिव वॉइस में होंगे तब उसके बाद क्या आएगा, इन्फिनिटिव। तो थोड़ा सा ये याद रखने की चीज़ है। लेट, बिड, हेल्प, मेक, ये चारों अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो रहे हैं तो उसके बाद जो वर्ब रहेगा वो बेयर इन्फिनिटिव में रहेगा। लेकिन बिड, हेल्प, मेक, ये अगर हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तब वो इन्फिनिटिव फॉर्म में उसका वर्ब यूज होगा। बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव, जैसे टू प्लस वर्ब ये होता है इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव में क्या होता है, वो टू वाला पार्ट हटा दिया जाता है, वो हो जाता है हमारा बेयर इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे बिड का, तो आई बेड हिम लीव द कॉन्फ्रेंस, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो आप देखेंगे बिड का फॉर्म है, तो बेड के साथ जो एक्टिव वॉइस भी है तो जो हमारा वर्ब आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव में। तो हमने यहाँ पे लिखा लीव, न कि टू लीव। आई बेड हिम टू लीव द कॉन्फ्रेंस, ऐसा नहीं होगा। सही सेंटेंस है आई बेड हिम लीव द कॉन्फ्रेंस। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ही वॉज बिडन, बेड का आपने कर दिया वॉज बिडन, थर्ड फॉर्म आपको दिख गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लीव था वो आप देखेंगे टू लीव, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो जब ये बिड एक्टिव वॉइस में था तब हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज किया, बिड हमारा एक्टिव वॉइस में था तो हमने लीव यूज किया। जब बिड हमारा पैसिव वॉइस में हो तो हमने इन्फिनिटिव यूज किया। तो जब बिड हमारा पैसिव वॉइस में आया तो हमने टू लीव यहाँ पे यूज किया। यही डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में। लेकिन ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेट, बिड, हेल्प, मेक, इन पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिख जाएंगे। बिड लिखा होगा, मस्ट लिखा होगा, है ना, यहाँ पे आप देखो मेड लिखा हुआ है। तो ये इस तरह के सेंटेंस बनते हैं इन पर्टिकुलर वर्ब्स को टारगेट करके। तो कैसे बनाया है वो हम यहाँ पे एक एक करके इन्हें देखते जा रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं मस्ट को, है ना, यहाँ पे हमने मस्ट की बात करी थी, हेल्प की बात करी थी, सॉरी। हेल्प एक्टिव में जब आएगा तो वो बेयर इन्फिनिटिव के साथ आएगा। तो यू मस्ट हेल्प मी रीच द टाउन, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हेल्प के साथ रीच आ रहा है, टू रीच नहीं आ रहा है ना, रीच सिर्फ आ रहा है, इसलिए ये हमारा एक्टिव वॉइस है। हमने रीच यहाँ पे यूज किया है बेयर इन्फिनिटिव। अब हम हेल्प के साथ जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, आई मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू टू रीच, रीच को हमने कर दिया टू रीच, मतलब बेयर इन्फिनिटिव को हमने इन्फिनिटिव में कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में। उसी तरह से मेक की ऊपर बात करी थी हमने, मेक की, तो यहाँ पे हमने मेड लिया है, उसी का फॉर्म है ये भी। आई मेड हिम वॉश द कार, मेड के साथ वॉश आ रहा है, बेयर इन्फिनिटिव आ रहा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे ही वॉज मेड ने आपको बता दिया थर्ड फॉर्म की पैसिव वॉइस है। टू वॉश, वॉश ये बेयर इन्फिनिटिव था, टू वॉश हमारा इन्फिनिटिव है, ये होता है हमारा पैसिव वॉइस में। तो ये सारे जो स्पेशल वर्ब्स हैं, लेट, बिड, हेल्प, मेक, इनके साथ इस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं। प्लस लेट के साथ यहाँ पे जब सजेशन आ रहा होता है तो हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, जब काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की जाती है तब हम अलाउड, परमिटेड, दे में बी परमिटेड टू प्ले, इस तरह का भी हम यहाँ पे वर्ब यूज कर सकते हैं। तो आपको अगेन सेंटेंस का आपको सेंस देखना पड़ेगा, है ना। अगेन ये पूरा एक कॉम्प्रहेंशन में ही कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो एग्जाम है आपकी वो ग्रामर कम कॉम्प्रहेंशन ज़्यादा है। अगर कॉम्प्रहेंशन आप स्ट्रांग बना रहे हैं तो ग्रामर वाले ज़्यादातर पार्ट आपके कवर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे।
थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दे रहे हैं ग्रामर में तो अगेन वो आपका स्कोर पुश करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। और अगेन बिना कॉम्प्रहेंशन के काम नहीं चलेगा। थोड़ा कम ग्रामर से काम चल सकता है, लेकिन बिना कॉम्प्रहेंशन के बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो ये आज हमने स्पेशल वर्ब्स देखे, उन्हें किस तरह से हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वो देखा, इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट होगा वो देखा, क्वेश्चन सेंटेंसेस में कैसे होगा, WH फैमिली में, नॉन WH फैमिली में, स्पेशल वर्ब्स लेट, बिड, हेल्प, मेक, ये हमने आज देखा, है ना। वर्ब्स के साथ, वर्ब्स के बाद तुरंत जब एडजेक्टिव आता है, जैसे कि रोज स्मेल्स स्वीट, इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हैव, हैज, इन्फिनेटिव। तो आज हमने बहुत सारे मिसलिनियस एग्जांपल्स देखे एक्टिव पैसिव वॉइस के, जो कि पिछली क्लासेस में कवर नहीं होते थे। तो क्लास 1, 2, 3 एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो हो रही थी, जहाँ पे हम टेंस के हिसाब से काम कर रहे थे। आज वाली क्लास जो है इसमें मिसलिनियस एग्जांपल्स हैं एक्टिव पैसिव के, जो कि उस तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करते, सब अपना अपना स्ट्रक्चर अलग अलग फॉलो करते हैं, और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशनल जुड़ी होती हैं, एडिशनल कवर होती हैं, जो उसमें हमें जोड़ना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रोज स्मेल्स स्वीट, इतना सा ये एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस था, लेकिन पैसिव में हमें कितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें जोड़नी पड़ी कि रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं इसमें, पर डिफ़िकल्ट नहीं है याद रखना। पहली बार आप सिर्फ उसे अगर देख रहे हैं तो डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप नोट्स बना के अपने क्वेश्चंस को देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। प्लस आइडेंटिफाई ये बहुत तेज़ी से हो जाती है, ये इसका बेस्ट पार्ट है। एक्टिव पैसिव में करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई बहुत जल्दी हो जाता है, तो पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो अगेन आज एक्टिव पैसिव की लास्ट क्लास थी। प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा डीप बिल्कुल भी नहीं आता, एक्टिव पैसिव के ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल दिखते हैं बस। तो होपफुली वो भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो इजी से ही आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा उनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप नोट्स बनाते जाइए, 4 क्लासेस में हमने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबली। तो आप नोट्स बनाते जाइए, प्लस जब आप बुक से या जहाँ से भी आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स से आप उसे मैच करते जाइए, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही हो उससे आपका नो हाउ बढ़ेगा कि अच्छा इस तरह से है, इस तरह से है। प्लस जो चीज़ें आप मिस भी कर रहे होंगे वो क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाएगी कि यार इस तरह का स्ट्रक्चर तो ऐसा बन रहा था। तो आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए ना, आपको रिकॉल करना है। ऐसी ही आपकी एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स ऐसी ही होती हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत आपको करनी पड़ती है सिर्फ आइडेंटिफाई करने में। तो उस तरह का स्किल आप डेवलप करिए। इंग्लिश सीखते जाना नहीं है आपको, बस इंग्लिश सीखने में ही आप लगे हुए हैं। आपको सॉल्व करने की स्किल्स चाहिए कि ऐसा कोई चीज़ है जिसे मैं तेज़ी से बस सॉल्व कर जाऊँ, भले उसकी डीप ग्रामर आपको ना आती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीप ग्रामर से, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो 4 ही होने वाले ना, तो लिमिटेड चीज़ ही उसमें रहेगी। 2 ऑप्शंस आपको पता है बहुत ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 में आपको बस 1 पकड़ना होता है। तब आप जो भी आपका नॉलेज है वो वहाँ पे अप्लाई करिए। तो चीज़ों को आप सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ग्रामर को आप एटलीस्ट मत करिए। एसएससी के हिसाब से आप ग्रामर पढ़िए, है ना। ऐसी ग्रामर मत पढ़िए कि आप आइलेट्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो, टाइम वेस्ट होगा और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लोग कम ग्रामर पढ़ के आराम से बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं, चीज़ें क्लियर कर देते हैं, सब कॉम्प्रहेंशन के दम पे। तो अपनी रीडिंग हैबिट को आप कम मत करिए, जहाँ से भी आप रीडिंग कर रहे हों, चाहे वो आपके एडिटोरियल्स हों, चाहे वो आपकी मैगजीन्स हों, थोड़ा थोड़ा आप एक एक पेज डेली पढ़ने की आदत डालिए। बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें कॉमन दिखने लगेंगी या आइडेंटिफाई होने लगेंगी, प्लस सेंटेंस के मीनिंग्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अब जैसे लेट देम प्ले, अब इसे आप रिक्वेस्ट मानेंगे कि ऑर्डर मानेंगे, ये सब चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप कॉम्प्रहेंशन पे कमांड करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। ग्रामर से सब कुछ नहीं होने वाला है, पहले आता है कॉम्प्रहेंशन, फिर आता है ग्रामर, है ना। यही ऑर्डर होना चाहिए आपका इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ने के लिए भी।